सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना साइंस का जो सेकंड चैप्टर है, जो कि आप जानते हो कौन सा चैप्टर है, एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना उस चैप्टर के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पिछले 10 साल से ना बार बार रिपीट हो रहे हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जो क्वेश्चन आपके लिए है ना, वो मैंने इस बुक में से लिए हैं, जो कि है एडुकार्ट की फाइनल रिवीजन वाली बुक। काफी बढ़िया बुक है। वैसे तो यार मेरे पास दुनिया भर की बुक है जिनको मैंने दुनिया भर का टाइम लेके पढ़ा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओसवाल का ये वाला सैंपल पेपर है, ओसवाल के दूसरे सैंपल पेपर हैं, एडुकार्ट की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये ओसवाल की नई बुक आई है, ये है पीडब्ल्यू के साइंस वाले सैंपल पेपर है, एडुकार्ट का ये साइंस वाला क्वेश्चन बैंक है, ये एडुकार्ट के साइंस के सैंपल पेपर है। तो यार मेरे पास ना ऑलरेडी दुनिया भर की बुक्स है और इनको यार मैंने दुनिया भर का टाइम लेके पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज किया है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये वो क्वेश्चन है जो इन सभी बुक्स में कॉमन है। तो एक तरीके से यार मैं आपको इन सभी बुक्स का जो मेन मटेरियल है ना, वो मैं आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यार इतना तो बनता है कि तुम प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि इन सभी बुक में से जो सबसे बेस्ट बुक मेरे को लगी है ना, वो है एडुकार्ट की फाइनल रिवीजन वाली बुक। इसको अगर आप परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आपको जो बुक परचेज करनी है वो परचेज कर लेना। मैंने इन सभी बुक्स को अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद मैं बिल्कुल एक जेन्युइन चीज बता रहा हूं कि ये जो एडुकार्ट की जो नई फाइनल रिवीजन वाली बुक आई है ना, ये सबसे बेस्ट है। तो आपकी मर्जी, आप इसको परचेज करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो ये आपके ऊपर है। बाकी इस बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी आपकी मर्जी यार, आप जहां से परचेज करना चाहो वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना, तो ये जो बुक है आपको थोड़ी सी सस्ती मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से जाओ यार, जल्दी से परचेज करो, जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो। तो चलो यार अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, वो हमारा असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पता है इस साल आपके पेपर के अंदर है ना, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो आपको ना इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम असर्शन पढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया है दैट लाइमस्टोन, चोक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि क्या ये बात सच है? यस, बिल्कुल सच है कि आपके जो लाइमस्टोन, चोक एंड मार्बल जो होते हैं ना, ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं। बस जो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है ना, वो डिफरेंट होती है। लाइमस्टोन भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चोक भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एंड जो मार्बल है ना, जो हम अपने घर में लगाते हैं, वो भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। क्लियर है एवरीवन? तो ये जो आपका असर्शन है, ये आपका क्या है? ट्रू है। तो मैं इसके आगे लिख देता हूं कि ये आपका ट्रू है। ठीक है, अब इसका रीजन देखते हैं। तो रीजन में देखो क्या बोला गया है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए कोरस्पॉन्डिंग सोल्ट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यस, ये बात भी आपकी बिल्कुल सच है कि आपके जो भी मेटल कार्बोनेट एंड जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं ना, अगर आप उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपकी तीन चीजें बनेगी। एक आपका नमक बनेगा जो कि सोल्ट होता है, दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, एंड साथ में आपका वाटर बनेगा। क्लियर एवरीवन? तो ये बात भी आपकी क्या है? ट्रू है। तो आपका जो असर्शन एंड रीजन है, ये दोनों के दोनों आपके ट्रू हो गए। लेकिन अब आपको ना साथ में ये भी बताना है कि भाई इन दोनों में कोई आपस में रिलेशन है कि नहीं है। रिलेशन का मतलब क्या है कि ये जो आपको रीजन दे रखा है ना, क्या ये रीजन आपके इस असर्शन वाली स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है? तो ये आपको बताना है। तो देखो यहां पे जो असर्शन एंड रीजन है, ये दोनों ट्रू है। लेकिन जो आपका रीजन है ना, ये आपके असर्शन का एक करेक्ट रीजन नहीं है। तो यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। जो कि मैंने आपको बताया कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है। लेकिन जो रीजन है ना, वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका? असर्शन का। इसीलिए आप ये जो ऑप्शन बी है, ये आप टिक करोगे। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। तो ये भी आपका असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर पहली स्टेटमेंट देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ए सोल्ट एंड वाटर। तो यहां पे बोला गया है कि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि एक बेस है, आपको पता है, अगर मैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो क्या बनेगा? आपको पता है, एक तो सोल्ट बनता है एंड साथ में वाटर बनता है। एक काम करता हूं, मैं ना इस रिएक्शन को लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH ट्वाइस। इसको हम रिएक्ट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा? आपका एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ये आपको पता है, एंड साथ में आपका वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी होगी। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका एक बेस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है एंड वाटर बनाता है। क्या ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है? यस, बिल्कुल सही है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो एक तो आपका सोल्ट बनेगा एंड साथ में वाटर बनेगा। ये बिल्कुल ट्रू बात है। अब रीजन में देखते हैं क्या बोला गया है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। देखो यार, ये जो आपका रीजन है ना, ये आपका आधा सच है और आधा झूठ है। कैसे?
देखो कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होंगे। कुछ होंगे वो ठीक है, लेकिन सारे नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्साइड से लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट में एस है, यानी कि प्लूरल है यहाँ पे, यानी कि सभी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात हो रही है, तो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपके एसिडिक हो सकते हैं, लेकिन सारे होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए ये आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो आपका रीजन है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज इनकरेक्ट। क्लियर एवरीवन, समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ऑल बेसिस डिसॉल्व इन वाटर। देखो यार, ये स्टेटमेंट आपकी ना टोटली गलत है, यहां पे मैं लिख देता हूं फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपकी टोटली गलत है, क्योंकि आपके ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे बेस आपके वाटर में डिसॉल्व होंगे। कुछ बेस आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एल्कली। जो बेस आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। और सारे के सारे बेस आपके वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। क्लियर एवरीवन? और इसका रीजन देख लेते हैं। रीजन में क्या बोला गया है, एन एल्कली इज ए बेस दैट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ये तो बिल्कुल गलत है, उल्टा यहां पे इनसोल्यूबल की जगह सोल्यूबल आएगा। मैंने क्या बताया, जो बेस आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको एल्कली बोलते हैं। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है कि जो आपके इनसोल्यूबल है ना, उनको एल्कली बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपका पूरा ही गलत है। तो आपका असर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों गलत हो गए। तो यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर एवरीवन, समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी? रेमेडी का मतलब होता है एज ए मेडिसिन, ठीक है। अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो आप उसको क्या खाने के लिए बोलोगे एज ए मेडिसिन? तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। आपको इन तीनों में से कोई एक चीज उस इंसान को देनी है जिसको एसिडिटी हो गई है। तो आप बताओ इन तीनों में से आप कौन सी चीज चूज करोगे, ये आपको बताना है। एंड मेंशन द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल चूज द रेमेडी। आपको साथ में ना प्रॉपर्टी बतानी है। देखो, आप जब इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करोगे तो आपको यह भी बताना है कि वो जो ऑप्शन आपने चूज किया है ना, वो क्यों चूज किया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, जब भी किसी इंसान को एसिडिटी हो जाती है तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, उसके पेट के अंदर है ना एसिड का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। सिंपल सी बात है। अब किसी के पेट के अंदर अगर एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो उसका पेट ऑब्वियस सी बात है दर्द करने लग जाएगा। तो आप उसको क्या दोगे? अगर आप उसको लेमन जूस दोगे तो एक तरीके से आप उसको एसिड ही दे रहे हो। पहले से उसके पेट में इतना ज्यादा एसिड है और ऊपर से आप उसको बोल रहे हो कि भाई और एसिड ले ले, तो उसका तो पेट और दर्द करेगा। तो एसिड तो आपका उस ऑप्शन में से कट गया कि आपको उसको लेमन जूस नहीं देना है। क्लियर है एवरीवन? अब विनेगर क्या होता है? विनेगर भी आपका एसिड होता है, ठीक है। ये बेसिकली इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम है। तो आपको विनेगर भी नहीं देना, क्योंकि विनेगर भी एक एसिड है। अब आप उसको दोगे क्या? आप उसको दोगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा इज बेसिकली योर बेस। बेकिंग सोडा क्या है? एक बेस है, लेकिन ये एक ऐसा बेस है जो कि बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग बेस दे दोगे ना तो क्या होगा, उसका पेट जल जाएगा। तो आपको उसको क्या देना है? एक वीक बेस देना है। तो अब देखो, उसके पेट में पहले से ही एसिड था, ठीक है। ऊपर से आपने उसको क्या बोला कि भाई तू है ना एक काम कर, बेकिंग सोडा खा ले, ठीक है। तो आपने बेसिकली उसको क्या दिया? बेस दिया। तो एसिड उसके पेट में था, बेस उसने ऊपर से डाला, तो पेट में जाके एसिड और बेस आपस में जब मिलते हैं तो क्या होता है? आपको पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से एक तो आपका नमक बनता है एंड साथ में आपका वाटर बनता है। तो उस इंसान के पेट में जो एसिड है वो किस में चेंज हो जाएगा? सोल्ट में चेंज हो जाएगा, जिससे उस इंसान का जो पेट है वो दर्द होना कम हो जाएगा। सिंपल। तो ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी क्या है? दिस प्रॉपर्टी इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी, पता नहीं की है कि नहीं की है, जब भी किसी इंसान को एसिडिटी होती है ना तो उसको बोलते हैं कि भाई एक काम कर, तू इनो पी ले। तो इनो क्या होती है? इनो भी आपका एक बेस ही होता है। क्लियर एवरीवन? अगर आपने कभी भी इनो के पैकेट पे या इनो की बोतल पे ना अगर आपने उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े हो ना कि भाई इनो के अंदर क्या डाला जाता है, तो आप देखना इनो के अंदर है ना बेस डाला जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो अगर किसी इंसान को एसिडिटी है तो अगर वो बेस लेगा तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, जिससे उस इंसान का जो पेट है वो दर्द होना बंद हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, यू हैव 3 सॉल्यूशंस ए, बी एंड सी। तो आपके पास यहाँ पे टोटल 3 टाइप के सॉल्यूशन है। पहला है ए, दूसरा है बी एंड तीसरा है सी, ठीक है। और तीनों के आपको पीएच वैल्यू बता रखी है। ए की पीएच वैल्यू क्या है? 6 है। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलेगा कि भैया 6 इन तीनों में से किसकी है। देखो, यहां पे सबसे पहले ए लिखा हुआ है, तो यहां पे आपकी जो सबसे पहली पीएच वैल्यू लिखी होती है ना, वो ए की होती है। तो ए की पीएच वैल्यू 6 होगी,
बी की पीएच वैल्यू 2 होगी एंड सी आपका सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, तो इसकी जो पीएच वैल्यू वो भी सबसे लास्ट में लिखी होगी जो कि है 9। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना होता है कि भाई वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कौन सी चीज किसकी है। क्लियर है एवरीवन? तो ए की पीएच वैल्यू 6 है, बी की 2 है एंड सी की 9 है। ठीक है, पीएच वैल्यू दे रखी है और जो आपकी पीएच वैल्यू होती है ना वो 0 से लेके 14 के बीच में होती है। जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी ना वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है और जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा बेसिक होता है। और जो न्यूट्रल होता है ना, जो जैसे पानी है, तो पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया हमें, अरेंज दी सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, तो आपको ना इन तीनों सॉल्यूशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और किस बेसिस पे अरेंज करना है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेसिस पे करना है कि भाई इन तीनों में से जिसके पास हाइड्रोजन आयन ज्यादा है ना वो आपको सबसे आगे रखना है। तो देखो अब पीएच के बेसिस पे आप कैसे पता लगाओगे कि किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन आयन है, किसके पास कम है? तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि जो पीएच वैल्यू होती है ना वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन आयन के हिसाब से। ठीक है, जितना ज्यादा पीएच वैल्यू होगा उतना कम हाइड्रोजन आयन होगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पे सबसे कम पीएच वैल्यू किसका है? बी का है। तो बी के पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, तो बी को आप सबसे पहले लिखो कि भाई बी के पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन है क्योंकि बी का पीएच वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ए, तो ए के पास बी से थोड़े से कम होंगे एंड सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू सी का है, इसीलिए सी के पास हाइड्रोजन आयन सबसे कम होंगे क्योंकि जितना ज्यादा पीएच वैल्यू उतने कम हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो सी आपका सबसे लास्ट में आएगा। इस तरीके से हमें अरेंज करना था। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? और आगे क्या बोला गया है, विच ऑफ द थ्री इज मोस्ट एसिडिक। आपको बताना है कि भाई इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। मैंने आपको बताया था जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम होता है ना वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहां पे आपका जो बी है, बी इज मोस्ट एसिडिक। क्यों? क्योंकि बी का जो पीएच वैल्यू है वो सबसे कम है। पीएच वैल्यू जितना ज्यादा 0 के पास होता है ना वो चीज उतनी ही ज्यादा एसिडिक होती है। यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो बी का पीएच वैल्यू कितना है? 2 है। तो 2 आपका 0 के पास है, इसीलिए आपका जो बी है वो आपका एसिडिक होगा। क्लियर है एवरीवन? अगर आपसे मान लो इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि भाई बताओ इन तीनों में से आपका बेसिक कौन सा है, तो आप क्या बोलते? सी आपका बेसिक है। क्यों? जिसका ज्यादा पीएच वैल्यू ज्यादा होता है वो चीज उतनी ही ज्यादा बेसिक होती है। क्लियर है एवरीवन? आगे देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट हैपेंस टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए एज इट इज डाइल्यूटेड। तो किसी भी चीज को जब डाइल्यूट किया जाता है ना तो क्या होता है, बेसिकली आपने किसी चीज को अगर डाइल्यूट करना है तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप ज्यादा पानी डालते हो। तो अगर यहां पे बोला गया है कि भाई हमने ए को डाइल्यूट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि हमने ए वाले सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा पानी डाल दिया। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये स्टार्टिंग में हमने ए का जो सॉल्यूशन लिया था वो मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन लिया था। ठीक है, 1 लीटर हमने ए का सॉल्यूशन ले रखा है और इसके अंदर मान लो मैंने 2 लीटर पानी मिला दिया। तो अब ये टोटल कितना हो गया? 3 लीटर हो गया। तो पहले ए सॉल्यूशन 1 लीटर था, अब उसके अंदर 2 लीटर पानी आ गया। तो अब इसमें हाइड्रोजन आयन के साथ क्या होगा? देखो पहले जो हाइड्रोजन आयन थे ना वो सिर्फ 1 लीटर के अंदर थे, लेकिन अब है ना वो जो हाइड्रोजन आयन है वो तो उतने ही रहेंगे क्योंकि मैंने बाहर से सिर्फ पानी मिलाया, कोई एसिड तो मिलाया नहीं है, राइट? तो यहां पे क्या होगा, ये जो ए के हाइड्रोजन आयन है जो कि पहले 1 लीटर के अंदर थे, अब वो हाइड्रोजन आयन आपके 3 लीटर के अंदर हो गए। इससे क्या होगा कि आपके हाइड्रोजन आयन जो है ना वो बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि आपकी जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है ना वो आपकी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पहले आपने हाइड्रोजन आयन जो लिए वो 1 लीटर के अंदर थे, तो उस टाइम क्या था, हाइड्रोजन आयन आपके बहुत ज्यादा पास पास थे, लेकिन अब 2 लीटर पानी एक्स्ट्रा आ गया, उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो हाइड्रोजन आयन है ना वो दूर दूर हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो पर लीटर कम हो जाएगी। क्लियर है एवरीवन? तो इसमें आप सिंपल ये लिख देना कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है ना वो आपकी कम हो जाएगी। और हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूं कि आप जितना ज्यादा उसमें पानी मिलाते जाओगे, यानी कि जितना ज्यादा उसको डाइल्यूट करते जाओगे ना, उतने आपके हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आपके कम होती जाएगी। अगर मान लो इस सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट की जगह आप कंसंट्रेटेड करते, ठीक है, मतलब इसमें आप ये जो 2 लीटर का पानी है ना इसकी जगह मान लो आप और एसिड मिलाते, तो क्या होता, तो आपके हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती। अगर आप उस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड करोगे तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी इंक्रीज होगी। अगर आप उसको डाइल्यूट करोगे तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन ए
बेस रिएक्ट विद ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो आपको ना एक एग्जांपल के साथ बताना है कि जब आपका एक बेस एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना एक बेस लिखते हैं जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपको पता है एक बेस है और इसको मैं रिएक्ट कराता हूं एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि चलो मैं एक काम करता हूं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा देता हूं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये आपका एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो आपका कार्बन है ये आपका एक नॉन मेटल है, तो यहाँ पे नॉन मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो जब आपका ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, एंड साथ में आपका एक वाटर निकल जाएगा, यानी कि पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये आपका एक सोल्ट है, ठीक है, और ये आपका वाटर है। तो आपको पता है जब आपका एक बेस एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पानी निकल रहा है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें ये चीज तो आपकी बेस है, ठीक है, एंड ये आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो यहां पे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है, ये बेसिकली एक किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। क्योंकि आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक बेस जब एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना तभी आपका वाटर बनता है। तो यहां पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बेसिकली एक एसिड का काम कर रही है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? इस क्वेश्चन में देखो आगे क्या बोला गया है, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो आपसे बेसिकली पूछा गया है कि इस रिएक्शन के बाद आपको क्या पता चलता है इस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में। तो हमें यह पता चलता है कि जो आपका ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये बेसिकली एक एसिड का काम करता है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। तो आपको ना यहाँ पे बताना है कि जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास कराऊंगा तो यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगी। तो पहले तो ये बताओ कि ये जो आपका लाइम वाटर होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है ना वो आपका लाइम वाटर होता है। क्लियर एवरीवन? तो एक काम करता हूं, मैं आपको ना रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। तो यहां पे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, जो कि आपको पता है क्या है, दिस इज योर लाइम वाटर, ठीक है। इसके अंदर से आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई, यार अभी तो मैं रिएक्शन लिख के बताई है मैंने आपको। तो यहां पे आपका क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा एंड यहाँ पे वाटर बनेगा। अब तक ना इतने क्वेश्चन कराए, तीसरी बार करा रहा हूं मैं ये रिएक्शन। तो अब तो यार मेरे ख्याल से तुम्हारी ये रिएक्शन बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी। और अगर अब भी ये रिएक्शन अगर आप पेपर में गलत करके आ गए ना, सच कह रहा हूं, फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये रिएक्शन आपको बिल्कुल है ना फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, कि थोड़ी देर तक अगर आप लाइम वाटर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे तो क्या होगा। देखो थोड़ी देर तक अगर पास कराओगे ना तो बेसिकली क्या होगा, एक तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा एंड यहाँ पे पानी निकल जाएगा। और देखो यहाँ पे मैं एक और नई चीज बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये बेसिकली आपका प्रेसिपिटेट होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिखते हैं। तो ये आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और जब आप लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे ना, थोड़ी देर के लिए अगर आप पास कराओगे तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि क्या करेगा, इस पूरे सॉल्यूशन को ना मिल्की कर देगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि ये जो आपका पूरा सॉल्यूशन है ये आपका मिल्की हो जाएगा। मिल्की कलर का क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि आपका व्हाइट कलर का है। क्लियर एवरीवन? अगर आप पानी के अंदर कोई व्हाइट चीज मिक्स करोगे तो वो आपका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा व्हाइटिश हो जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा आपको दूध की तरह दिखने लग जाएगा ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि ये जो चीज होती है ये आपका थोड़ा सा मिल्की कलर देती है। क्लियर एवरीवन? अब इसी के सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला गया है, फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। तो देखो अगर आप थोड़ी देर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे ना तो आपकी ये रिएक्शन होगी, लेकिन अगर आप ज्यादा देर के लिए पास कराओगे ना तो क्या होगा। देखो स्टार्टिंग में आपका ये चीज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मैं अब भी ना इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराए जा रहा हूं तो क्या होगा, इस चीज के साथ ना कार्बन डाइऑक्साइड और रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, देखो मैं बताता हूं। तो यहां पे स्टार्ट में लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, इसके नीचे लिख रहा हूं मैं। तो स्टार्टिंग में आपका कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर तो आपका बन गया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो अब क्या बनेगा, तो अब है ना आपका बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaHCO3 ट्वाइस। क्लियर एवरीवन? और ये जो चीज है ना ये आपकी कलरलेस होती है, कलरलेस,
ठीक है, देखो अगर आप लाइम वाटर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी देर के लिए पास कराओगे ना तो पहले उसका जो कलर है वो मिल्की हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसके अंदर से और भी कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते जाओगे तो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा जो कि कलरलेस है। ठीक है, तो पहले तो उसका कलर थोड़ा सा मिल्की हो जाएगा एंड बाद में वो वापस कलरलेस हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? और हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूं, आपके एनसीईआरटी बुक में ना इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दे रखी है, और ये जो एक्टिविटी है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं क्या होता है ना, आपने लाइम वाटर लिया, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये आप कैसे पास कराओगे, आप ना उस लाइम वाटर के अंदर एक स्ट्रॉ लेके फूंक मार सकते हो, क्योंकि आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो बेसिकली अगर मैं लाइम वाटर के अंदर स्ट्रॉ से फूंक मारूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहा हूं। ठीक है, तो ये रिएक्शन कराना बहुत इजी है, इसीलिए पेपर के अंदर है ना ये वाली जो रिएक्शन है ये आपकी एज ए एक्टिविटी बन के आ जाती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों जो रिएक्शन है ये आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं लाइम वाटर के अंदर थोड़ी देर के लिए फूंक मारूंगा तो वो जो सॉल्यूशन है वो आपका मिल्की हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बार बार फूंक मारता जाऊंगा तो वो जो सॉल्यूशन है वो आपका कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि बाद में जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर चेंज हो रहा है। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ मार्बल। ये मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूं कि ये जो मार्बल है ना ये आपका एक कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक दूसरा टाइप का फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, CaCO3 होता है। क्लियर है एवरीवन? और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम होता है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या बोला गया है, इट हैज बीन फाउंड दैट मार्बल्स ऑफ ताज। तो आपको पता है जो ताजमहल है वो आपका कौन से टाइप के मार्बल से बना हुआ है, वो ना आपके मार्बल की जो बेस्ट क्वालिटी होती है ना उससे बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संगमरमर। ठीक है, ये आपके मार्बल की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। और आपको पता है ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। और किसके लिए बनवाया था, अपनी 7th वाइफ थी शायद उसकी, तो उसकी जो 7th वाइफ थी जो मतलब अपने 14th बच्चे की डिलीवरी करते टाइम मर गई थी एंड उसकी याद में उसने बनवाया था। तो आपको पता होगा। और पता नहीं यार आपने मतलब ताजमहल देखा है कि नहीं देखा है, बट मैंने देखा है एंड लिटरली सच बता रहा हूं, मैंने आज तक जितने भी मोन्यूमेंट देखे ना लाइफ में, चाहे इंडिया गेट ले लो, चाहे आपका रेड फोर्ट ले लो, चाहे कुतुब मीनार ले लो, मतलब जितने भी फोर्ट है, चाहे वो हवा महल ले लो, मतलब मैंने बहुत सारे फोर्ट वगैरह देखे हुए हैं, बहुत सारे मैंने मोन्यूमेंट वगैरह देखे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट सच बता रहा हूं ताजमहल है। मतलब यार एक ऐसा फील आता है ना, मतलब पता नहीं आप में से किसी ने देखा है कि नहीं देखा है, जब आप ताजमहल देखने जाते हो ना तो वहां पे ना एक स्टार्टिंग में एक गेट होता है। ठीक है, और जब आप उस गेट के अंदर एंट्री करते हो ना तो आपको मतलब क्या होता है ना, वो जो गेट है वो बहुत ज्यादा अंधेरे के अंदर है। ठीक है, और वो गेट थोड़ा सा लंबा है और उस गेट के दूसरी तरफ ताजमहल है, और वो भी ताजमहल काफी दूर होता है, मतलब काफी चलना पड़ता है। तो आपको ना स्टार्टिंग में बिल्कुल मतलब वाइट हो जाता है, मतलब आपको ना कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब उस गेट को आप पास करते हो ना भाई साहब तब आपको ताजमहल दिखता है और इतना प्यारा नजर आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और अगर आपने ताजमहल देखा है कि नहीं देखा, प्लीज यार मेरे को कमेंट करके बताना, अगर देखा है तो भी बताना, नहीं देखा तो भी बताना। ठीक है, पर मैं आपको ना हाईली रेकमेंड करूंगा कि प्लीज आप लाइफ में एक बार ताजमहल जरूर देख के आए। और ताजमहल देखने पे ना एक टिकट लगती है, मेरे को अब प्राइस याद नहीं है, लेकिन एक टिकट लगती है जिसमें आपको ना ताजमहल अंदर भी जाने देते हैं। तो प्लीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरे देखो इसमें कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि प्लीज आप ना वो टिकट ले लेना और ताजमहल अंदर से जरूर देख के आना, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, सच कह रहा हूं। आप ताजमहल देखने के बाद लिटरली सच बता रहा हूं, आप मेरे को बोलोगे कि भैया आपने सच में एक अच्छी चीज रेकमेंड की थी। तो यार अगर आपने ताजमहल नहीं देखा है, मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं कि ताजमहल प्लीज देखना। ठीक है, चलो यार अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और यार ये जो इस टाइप की चीजें होती है ना, मैं आपके साथ शेयर करना मेरे को बहुत पसंद है। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ ऐसी चीजें शेयर किया करो। ठीक है, आपने ताजमहल देखा है नहीं देखा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, काम की चीजें कर लेते, पेपर सर पे आ गए। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोला गया है कि आपको पता है ताजमहल जो है वो मार्बल से बना हुआ है, और अब देखा जा रहा है कि जो ताजमहल का मार्बल है ना वो बहुत ज्यादा कोरोड होने लग गया धीरे धीरे। और क्यों कोरोड हो रहा है, क्योंकि उसके आसपास इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो आपको ना एक फैक्ट बताना है और साथ में एक केमिकल इक्वेशन बतानी है कि जो आपका ताजमहल का जो मार्बल है ना वो कोरोड क्यों हो रहा है। देखो बेसिकली अगर आपने नोटिस किया है कि नहीं किया है, ताजमहल आज से जब इतने सालों पहले बना था ना, तब वो जो ताजमहल बना था वो बहुत ज्यादा व्हाइट दिखता था। इनफैक्ट अगर आप आज से मतलब 30-35 साल पहले का ताजमहल देखोगे, उस टाइम की उसकी फोटो देखोगे, तब आपको नजर आएगा कि यार उस टाइम जो
जो ताजमहल था वो बहुत ज्यादा व्हाइट कलर का था, लेकिन आज के टाइम की अगर आप ताजमहल की फोटो देखोगे तो आपको जो ताजमहल है ना वो थोड़ा सा मतलब येलो कलर का नजर आएगा, डल हो गया उसका जो कलर है। तो वो जो कलर है वो डल क्यों हो गया है? इट इज बिकॉज ऑफ एसिड रेन। देखो मैं आपको बताता हूं, जब कोई भी इंडस्ट्री होती है ना, कोई भी फैक्ट्री लगती है, तो उन फैक्ट्री में से आपने देखा होगा बहुत सारा धुआं निकलता है। तो अलग अलग फैक्ट्री अलग अलग चीजें बनाती है, तो अलग अलग फैक्ट्री में से ना अलग अलग टाइप की गैस निकलती है, ठीक है। अब 3 टाइप की आपकी ना मेजर गैसेज होती है जो कि मैं आपको बताता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, दूसरी होती है SO2, ठीक है, और तीसरी होती है NO2। ये 3 टाइप की आपकी मेजर गैस होती है जो अलग अलग फैक्ट्री से निकलती है। अब ये जो गैस है, आपको पता है ये जो गैस है वो हवा में धुआं बन के ऊपर चली जाती है, आसमान में चली जाती है, और आसमान में होते हैं बादल, और बादलों में होता है पानी। तो ये जो गैस है ना, ये आपके पानी के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है, ठीक है। अब ये गैस जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी? ये बनाती है आपके एसिड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके पानी के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? H2CO3, ठीक है। और SO2 जब पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? पहले तो बनाएगी H2SO3, ठीक है। और आपको पता है आसमान में है ना ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये जो H2SO3 है ना, ये आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2SO4 यानी कि जो सल्फरिक एसिड है वो बना देता है, ठीक है। एंड जो NO2 है वो पानी के साथ रिएक्ट करके HNO3 बना देती है, जो कि आपको पता है नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये जो गैस है, जो आपकी फैक्ट्री से ये जो गैस निकली है, ये आसमान में बादलों के साथ जाके, बादलों के पास जाके क्या होते हैं? ये आपके एसिड बना देती है। और जब आपकी बारिश होगी तो क्या होगा? ये सारे के सारे जो एसिड है जो आपके हवा में है, ये आपके बारिश के साथ नीचे आएंगे। और जब बारिश आपके ताजमहल के ऊपर होती है तो ये ताजमहल का जो मार्बल है ये क्या है? ये बेसिकली आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, राइट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जब इन एसिड से रिएक्ट करेगा तो कोई ना कोई तो रिएक्शन होगी ना, तो जिसकी वजह से आपका जो मार्बल है, जो पहले बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में था, क्योंकि ये पहले कैल्शियम कार्बोनेट था, ये प्योर फॉर्म में था, लेकिन एसिड रेन की वजह से क्या हो गया? ये जो मार्बल है ना, ये आपके एसिड के साथ रिएक्ट करके इसका जो कलर है ना, ये थोड़ा सा डल हो जाता है। और आप ताजमहल के ऊपर ऐसा कोई बड़ी सी छतरी भी नहीं लगा सकते कि भाई बारिश से बचा लोगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, राइट। तो इसीलिए हमारा जो ताजमहल है जो इतना सुंदर है, और सच बता रहा हूं यार बहुत सुंदर है, ठीक है। वो कहते हैं ना वाह ताज, वो सच्चाई है। तो सच में यार ताजमहल हमारा इतना सुंदर है, और वो हमारा मतलब उसका जो कलर है वो फेड हो रहा है ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है, पर अब यार क्या कर सकते हैं, है ना। चलो तो अब मैं आपको रिएक्शन बताता हूं। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि हमारा जो एसिड रेन है इसकी वजह से हमारा जो ताजमहल का जो कलर है वो डल हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इस कैल्शियम कार्बोनेट को इन तीनों में से ना किसी भी मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। तो एक काम करता हूं, मैं सबसे फेमस जो हमारा एसिड है H2SO4 यानी कि सल्फरिक एसिड, इसके साथ रिएक्ट करके दिखाता हूं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, दिस विल रिएक्ट विद सल्फरिक एसिड H2SO4, और ये क्या देगा? सबसे पहले आपका आएगा कैल्शियम सल्फेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो कैल्शियम है ये आपका SO4 के साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा, है ना। और यहाँ पे मेरे को जल्दी से ये बताओ कमेंट करके कि ये जो रिएक्शन है ये आपके कौन से टाइप की रिएक्शन है? ये डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, मतलब कौन से टाइप की ये रिएक्शन है? आपको ये भी मेरे को कमेंट में बताना है, क्योंकि ये चीज मैं आपको ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन का जो मैंने वन शॉट आपको प्रोवाइड किया था उसमें मैंने अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि ये जो रिएक्शन है ये आपके कौन से टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो CaSO4 बनेगा यानी कि कैल्शियम सल्फेट बनेगा, एंड साथ में पानी बनेगा, एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? सो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हमारा जो ताजमहल का जो मार्बल का जो कलर है वो आपका फेड हो रहा है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल डिसोशिएट टू प्रोड्यूस द आयंस इन देयर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ना आपको अलग अलग केमिकल दे रखे हैं, ठीक है, कुछ बेस है कुछ एसिड है, एंड आपको बताना है कि जब मैं इन चीजों को पानी के अंदर डालूंगा तो ये जो चीजें हैं ये आपके किस तरीके से डिसोशिएट होंगी। डिसोशिएट का मतलब क्या होता है? देखो पानी क्या करता है ना, किसी भी चीज के आयन को ना वो 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। मैं आपको ना एग्जांपल से बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला केमिकल हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डालोगे तो क्या होगा? HCl+H2O, ठीक है। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाला तो यहां पे क्या होगा ना, देखो जो आपके एसिड होते हैं ना वो आपके पानी के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, एंड जो बेस होते हैं वो अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो एसिड है, एसिड हमेशा क्या बनाता है? वो बनाता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और जो बेस होता है वो कौन से आयन बनाता है? वो बनाता है हाइड्रोक्साइड आयन। देखो मैं आपको बताता हूं, तो यहां पे एसिड प्लस वाटर है तो क्या होगा? आपका हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और जो हाइड्रोनियम आयन होता है ना वो क्या होता है? H3O होता है। तो यहाँ पे H3O बनेगा,
एंड जो क्लोरीन है वो आपका अलग निकल जाएगा। अब देखो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा एंड जो हाइड्रोनियम आयन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है मैं बताता हूं। ये जो आपका हाइड्रोजन है ये आपका वाटर के साथ जाके अटैच हो गया है। तो पहले यहां पे 2 हाइड्रोजन थे, अब यहां पे 3 हाइड्रोजन हो गए। तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन आपका एसिड में बनता है एंड हाइड्रोक्साइड आयन आपका बेस में बनता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी के अंदर डालोगे तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक आपका हाइड्रोनियम आयन होगा एंड दूसरा आपका क्लोरीन होगा। क्लियर एवरीवन, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड को करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 प्लस H2O। तो ये क्या बनाएगा, दिस विल मेक हाइड्रोनियम आयन, जिसमें ये H आपका इस वाटर के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो H3O पॉजिटिव एंड आपका NO3 आपका बाहर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे एसिड है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया, ठीक है। अब चलो तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरे पार्ट में देखो क्या बोला गया है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। इसको अगर पानी में डालोगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा। लेकिन यहां पे ना थोड़ा सा केस अलग है, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर वालों में क्या था, सिंगल हाइड्रोजन जाके अटैच होके इजीली हाइड्रोनियम आयन बना रहा था। लेकिन यहां पे देखो H2 है, तो यहां से 2 हाइड्रोजन जाके हाइड्रोनियम आयन तो बना नहीं सकते। तो यहां पे क्या होगा ना, यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहां पे हाइड्रोनियम आयन तो बनेगा, ठीक है, लेकिन अकेला यहां से एक ही हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो यहां पे HSO4 बच जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें और ज्यादा पानी डालोगे ना तो क्या होगा, ये चीज है ना आपके हाइड्रोनियम आयन और बनाएगी। कैसे, देखो अगर आप और पानी डाल रहे हो तो HSO4 तो पहले से बन चुका है, तो इसमें और पानी डाल दिया तो अब ये H आपका अटैच होकर हाइड्रोनियम आयन बना देगा, ठीक है, एंड आपका SO4 नेगेटिव अलग हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि आपका H2SO4 है ना 2 हाइड्रोनियम आयन बनाता है, HCl 1 हाइड्रोनियम आयन बनाता है, HNO3 1 हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो यहां पे H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन है, इसलिए ये 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्लियर एवरीवन, इसको मैं इरेज कर देता हूं। बाकी आपकी मर्जी है, आप यहां तक भी लिख के आना चाहो तो यहां तक भी लिख के आ सकते हो, ये आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। अब तीसरा करते हैं। अब देखो तीसरा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये है आपका एक बेस। तो बेस आपका क्या देता है, बेस आपका देता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो देखो यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या है ये NaOH है। अगर आप इसको पानी में मिलाओगे तो क्या बनेगा, तो यहां पे ना आपका कोई हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा। यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे आपका Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा एंड आपका जो OH नेगेटिव है ये आपका अलग हो जाएगा। बेसिकली ये जो पानी है ना ये क्या करेगा, इस NaOH के बीच का ये जो बॉन्ड है ना ये आपका ब्रेक कर देगा। क्लियर एवरीवन। तो जब भी आप किसी बेस को पानी के अंदर डालते हो तो ये जो OH नेगेटिव जो आयन है ये आपका बाहर निकलता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे तो क्या होगा, यहां पे आपका पोटेशियम अलग हो जाएगा एंड जो आपका OH नेगेटिव है ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH ट्वाइस, इसको अगर आप पानी में मिलाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका Mg+2 आएगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है। तो ये आपका मैग्नीशियम अलग हो जाएगा एंड जो OH नेगेटिव आयन है ये आपका अलग हो जाएगा। इसके आगे 2 लगा देना ताकि जो इक्वेशन है वो आपकी बैलेंस हो जाए। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो बेस के अंदर क्या होता है, OH नेगेटिव आयन निकलते हैं एंड एसिड के अंदर क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन निकलते हैं। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, आउट ऑफ HCl एंड CH3COOH। तो HCl का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड CH3COOH का मतलब क्या है, ये आपने ऑलरेडी, मैंने जो आपको कार्बन वाला चैप्टर का वन शॉट प्रोवाइड किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था, दिस इज योर इथेनोइक एसिड, ठीक है। और इसी को हम विनेगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनेगर भी बोलते हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा एसिड वीक एसिड है, क्योंकि ये भी इथेनोइक एसिड है, ये भी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो दोनों एसिड तो है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से आपका वीक एसिड कौन सा है, और साथ में आपको इसमें ना एक्सप्लेन भी करना है विद एन एग्जांपल। तो देखो यार, सबसे पहले तो ना आपको वैसे तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे पहले से पता होना चाहिए कि कौन से एसिड आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन से बेस आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, आपका ये वाला क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये तीनों एसिड जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। तो ये आपका जो इथेनोइक एसिड है ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर वीक एसिड। क्लियर एवरीवन। तो इसमें से आपका कौन सा एसिड वीक है, आपका CH3COOH, जिसका नाम क्या है,
इथेनोइक एसिड, दिस इज योर वीक एसिड। तो आपको ना मतलब कुछ जो मेन एसिड है ना जो आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहां से ये तो पता चल गया दैट दिस इज योर वीक एसिड। क्लियर। अब आपको ना एग्जांपल से बताना है। देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में ना फर्क क्या होता है। जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना ये आपके इजीली पानी के अंदर जाके डिसोशिएट हो जाते हैं, और डिसोशिएट का मतलब वो टूट जाते हैं। और देखो कोई भी एसिड है ना कितना स्ट्रॉन्ग है वो इस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि उसमें से जो H पॉजिटिव आयन है ना वो कितने इजीली निकल रहे हैं। देखो यहां पे जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर आप इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में मिक्स करोगे ना तो इसमें से जो हाइड्रोनियम आयन निकलेंगे वो बहुत ही इजीली निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जो HCl है ना इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड है ये आपका पानी की वजह से इजीली टूट जाता है। इस वजह से इसमें से जो ये H पॉजिटिव आयन है ये आपका वाटर के साथ अटैच होके इजीली हाइड्रोनियम आयन बना देता है। और किसी भी एसिड में जितने इजीली हाइड्रोनियम आयन बनेंगे ना वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर एवरीवन। तो आपका जो HCl है ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड वहीं पे जो इथेनोइक एसिड है ये आपका वीक एसिड है। क्लियर एवरीवन। एंड देखो एक चीज और मैं बताता हूं, यहां पे जो आपका रिएक्शन का साइन है ना ये जो एरो है ये वन डायरेक्शन में, यानी कि अगर आप HCl के अंदर पानी मिलाओगे ना तो ये रिएक्शन आपका एक ही डायरेक्शन में जाएगा जिसमें आपका हाइड्रोनियम एंड क्लोरीन तो बनना ही बनना है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पे इथेनोइक एसिड के अंदर अगर आप पानी मिक्स करोगे ना, तो मैं आपको एक काम करता हूं रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं। तो अगर आप इथेनोइक एसिड के अंदर पानी मिक्स करोगे तो आपका जो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड के अंदर जब आप पानी डालोगे ना तो उसमें से जो आपके हाइड्रोनियम आयन बनेंगे वो आपके इजीली नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि यहाँ पे ना O एंड H के बीच में ये जो बॉन्ड है ना ये आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये जो H है ये आपका इस के लिए फ्री नहीं हो पाता, इस वाटर के साथ जाके इजीली अटैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हाइड्रोनियम आयन इजीली बनता नहीं है। और अगर आपका हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा तो आपको पता है वो एसिड क्या होता है, वो वीक एसिड होता है। क्लियर एवरीवन। तो यहां पे आपका जो हाइड्रोनियम आयन बनेगा वो बन तो जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव, ये बन तो जाएगा, लेकिन यहां पे ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये आपका इजीली नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे ये जो बॉन्ड है ये इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है O एंड H के बीच में जो बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर एवरीवन। और हाँ एक चीज और मैं बता देता हूं, यहाँ पे जो रिएक्शन का साइन होता है ना ये आपका वन डायरेक्शनल नहीं होता, वो टू डायरेक्शनल होता है, जो कि हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ना ये आपके टू डायरेक्शन में। देखो जब आप इथेनोइक एसिड के अंदर पानी डालोगे ना तो ये थोड़ी देर के बाद ये तो बन जाएंगे, इसमें टूट तो जाएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद है ना कुछ आयन ऐसे होंगे जो ये आपस में अटैच होके वापिस इथेनोइक एसिड एंड वाटर बना देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपकी ज्यादा स्टेबल नहीं होती, और आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर ना कोई भी चीज हो, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, चाहे कोई एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, वो चीज है ना स्टेबल होना चाहती है। चाहे इंसान ले लो, इंसान भी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। तो ये जो चीज है ना ये आपकी अनस्टेबल है, तो ये क्या करते हैं ये आपस में वापिस अटैच होके जो स्टार्टिंग में इथेनोइक एसिड एंड वाटर थे ना वापिस उसी में चेंज हो जाते हैं। क्लियर एवरीवन। इसीलिए यहाँ पे जो आपका जो रिएक्शन वाला साइन है वो इस तरीके से लगाया जाता है, टू डायरेक्शनल लगाया जाता है कि ये जो रिएक्शन है ये पहले इस तरीके से होगी एंड वापस कुछ एटम, सारे के सारे वापस इसमें चेंज नहीं होते, कुछ एटम वापस इसमें चेंज हो जाते हैं। क्लियर एवरीवन। एंड ऊपर वाले में क्या होता है ये यूनिडायरेक्शनल होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप पानी में डालोगे तो एक तो वो हाइड्रोनियम आयन बहुत ज्यादा इजीली बनाएगा, एंड साथ में ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये वापस अटैच होके वापस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसीलिए आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, एंड वहीं पे जो आपका इथेनोइक एसिड है ये आपका वीक एसिड है। क्लियर एवरीवन। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं यार इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 17.15 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड 10 मिलीलीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर टू बी मिक्स्ड इन बीकर। ओके, तो यहां पे क्या बोला गया है कि हमने ना 17.15 मिलीलीटर पानी लिया एंड 10 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड लिया और इनको हमने एक बीकर के अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे ना दो चीजें पूछी गई हैं। पहले तो एक काम करता हूं, नीचे वाला मेरे को इजी लग रहा है। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? बहुत ही सिंपल चीज है। यहां पे आप क्या कर रहे हो, पानी और एक एसिड को मिक्स कर रहे हो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहां पे देखो पानी आपके पास ज्यादा है, एसिड आपके पास कम है। तो इससे क्या होगा, जब आप एसिड के अंदर अगर पानी मिक्स करोगे ना तो क्या हो रहा है, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, उस एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो, राइट। उसकी जो पावर है ना उसको कम कर रहे हो। तो यहां पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास पानी की क्वांटिटी ज्यादा है और वो जो एसिड है उसकी क्वांटिटी कम है ना, और उन दोनों को अगर आप मिक्स कर रहे हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, उस एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
डाइल्यूशन बोलते हैं। क्लियर एवरीवन। अब इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं। स्टेट द मेथड दैट शुड बी फॉलोड विद द रीजन। तो यहां पे आपको बताना है कि आप जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपको वो जो मेथड है, इन दोनों को मिक्स करने का जो मेथड है, उस मेथड को करते टाइम जब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और ये जो एसिड है, ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि आपके इस पानी तक के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि दो चीजें ले ली और इन दोनों को जय माता दी करके मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको ना इन दोनों को मिक्स करने का एक बहुत ही करेक्ट मेथड होता है, ठीक है, एक प्रोसेस होता है, वो आपको बताना है। तो मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको ना इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको पानी के अंदर एसिड मिक्स करना है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना कि आपने एसिड ले लिया उसके बाद आप पानी मिक्स कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। आपको ना इन दोनों चीजों को मिक्स करने का जो प्रॉपर मेथड है ना, वो बताना है। तो देखो, सबसे पहली चीज का क्या ध्यान रखना है आपको कभी भी ना एसिड के अंदर पानी मिक्स नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको पानी के अंदर एसिड मिक्स करना है। देखो, मैं यहां पे बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लो ये बीकर ले लिया, ठीक है, और इस बीकर के अंदर आपका क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ठीक है। इस बीकर के अंदर हमने वाटर ले लिया, ठीक है, और यहां पे ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका एसिड है, ठीक है, ये आपका एसिड है। तो हमेशा याद रखना कि आपको पानी के अंदर एसिड मिक्स करना है, एसिड के अंदर पानी मिक्स नहीं करना। इसका एक रीजन है। देखो, अगर आपने फॉर एग्जांपल एसिड के अंदर पानी मिक्स किया तो एसिड आपका बहुत ज्यादा है, और जब आप उसके अंदर एकदम पानी डालोगे ना तो एसिड तो बहुत ज्यादा है, पानी थोड़ा सा डलेगा ना, स्टार्टिंग में पानी थोड़ा सा डलेगा, तो क्या होगा, वो जो एसिड है ना वो आपका पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन यहां पे देखो, नीचे पानी ज्यादा है, और जब ये एसिड इसके अंदर जब आप डालोगे तो ऐसे नहीं करना एकदम से डालना है, नहीं, आपको ये एसिड है ना ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप क्यों डालना है, इसका भी एक रीजन है। देखो, नीचे पानी आपका बहुत ज्यादा है और आप एक एक बूंद करके एसिड डालोगे ना तो क्या होगा, नीचे देखो पानी ज्यादा है और जो एसिड आ रहा है ना वो बूंदों में आ रहा है, बूंद बहुत छोटी सी होती है, ठीक है, नीचे पानी बहुत ज्यादा है। तो ये जो अकेली एक बूंद है ना वो उस पानी के अंदर जाने के बाद ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको पता है जब आप एसिड को पानी के साथ मिक्स करते हो ना तो ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या निकलती है, आपकी हीट निकलती है। तो अगर आप एकदम से बहुत ज्यादा एसिड और पानी को एकदम मिक्स कर दोगे ना तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, और उससे क्या होगा, आपका ये जो बीकर है ना ये तक टूट सकता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मैंने देखे ऐसे कर देते हैं, वो क्या करते हैं, नीचे पानी तो ले लेते हैं और जो एसिड है ना वो एकदम से डाल देंगे। उससे क्या होगा कि वो जो एसिड है ना वो पानी के अंदर जाते, मतलब जैसे ही पानी के साथ टच करेगा ना वो एकदम से ना बहुत ज्यादा रिएक्ट करके वो जो एसिड है ना वो एकदम ऐसे उछल जाता है और वो उनके फेस पे आ जाता है। तो ये चीज नहीं करनी। आपको क्या करना है, आपको पानी लेना है, उसके अंदर एसिड डालना है, और वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, क्योंकि एक बूंद जब उस पानी के अंदर जाएगी ना तो वो अकेली बूंद मतलब इतनी पावर नहीं रखती कि वो मतलब पूरे बीकर को तोड़ देगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो क्या होगा, पहले एक बूंद जाएगी, वो फिर शांत हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी हीट निकालेगी वो बूंद, लेकिन वो शांत हो जाएगी। फिर दूसरी बूंद आएगी, फिर वो थोड़ी सी हीट निकालेगी, फिर वो शांत हो जाएगी। तो बूंद बूंद करके डालने से क्या होगा ना, एक बूंद आपकी हीट तो निकालेगी लेकिन वो इतनी हीट नहीं निकालेगी कि वो बीकर को तोड़ दे। लेकिन अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा एसिड डाल दोगे तो वो बहुत ज्यादा एसिड में इतनी पावर है कि वो एकदम इतनी हीट निकाल देगी कि वो इस बीकर को तोड़ देगी। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। और हाँ, एक और चीज याद रखना, इसके अंदर आपको क्या लेना है, स्टर लेना है, ठीक है। स्टरर क्या बोलते, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता इसकी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में क्या रखा है समझ लो। ये बेसिकली क्या है, ग्लास रोड है जिसको हम क्या बोलते हैं, STR होता है, फिर ER होता है, स्टरर बोलते हैं इसको शायद, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये ग्लास की पतली सी रोड होती है जो कि मिक्स करने के काम आती है, ठीक है। तो जब आप उस पानी के अंदर एक बूंद एसिड की डाल दोगे तो आपको ऐसी ग्लास की वो जो रोड है वो लेनी है, स्टरर लेना है। तो आपको एक बूंद डालने के बाद उस बूंद को उस पानी के अंदर मिक्स कर देना है, ठीक है। फिर दूसरी बूंद डालनी है, फिर मिक्स कर देना है। तो ये जो ग्लास की रोड है ना, ये उस पानी के अंदर उस एसिड को मिक्स करने के काम आएगी। क्लियर एवरीवन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टर बोलते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे सूप पीते हैं तो सूप के अंदर वो जो चम्मच होती है उससे हम क्या करते हैं, सूप को स्टर करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो जो सूप है वो मिक्स हो जाता है। क्लियर एवरीवन। तो ये जो स्टरर है ये किस काम आती है, स्टर करने के, यानी कि मिक्स करने के काम आती है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। सो दिस इज द करेक्ट प्रोसेस टू मिक्स ए एसिड एंड ए वाटर। क्लियर एवरीवन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हम एक एसिड को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, और डाइल्यूट करने से क्या होता है ना, आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो आपका एक वीक एसिड में चेंज हो जाता है। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं यार इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड विद द हेल्प ऑफ
बैलेंस केमिकल इक्वेशंस ओनली। तो देखो यहाँ पे है ना आपको 3 पार्ट दे रखे हैं और आपको ना इन तीनों पार्ट की एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और साथ में आपको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। तो एक काम करते हैं, इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में देखो क्या बोला गया है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल कार्बोनेट। ओके, तो देखो यहाँ पे ना आपको एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसी केमिकल इक्वेशन लिखनी है जिसके अंदर आपका ना एसिड एंड मेटल कार्बोनेट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखो एक काम करते हैं, मैं पहले ना ऐसे लिखता हूं, जब आप एक एसिड ले लोगे, ठीक है, और उसको एक मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे ना, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, देखो आपका यहां पे एक तो मेटल का सोल्ट बनेगा, ठीक है, एंड साथ में आपका एक तो वाटर निकलेगा, पानी निकलेगा, एंड साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, देखो यहां पे है ना एक तो आपका सोल्ट निकल रहा है और एक आपने एसिड लिया है, तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो आपका मेटल कार्बोनेट होता है ये कहीं ना कहीं आपका एक बेस की तरह काम करता है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? ठीक है, तो ये तो देखो बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिखी है। अब मैं आपको ना एक केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें एक एसिड लेना है। तो कौन सा एसिड ले, चलो एक काम करते हैं, मैं H2SO4 ले लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा सल्फरिक एसिड है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब मेरे को एक मेटल कार्बोनेट लेना है, तो सबसे फेमस मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है, CaCO3, ठीक है। क्लियर एवरीवन, ये मेरा मेटल कार्बोनेट है क्योंकि इसमें यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम एक मेटल होता है, ठीक है, ये मेटल कार्बोनेट हो गया एंड ये आपका एसिड है। अब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक तो मेरा CaSO4 बनेगा, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट, जो कि एक मेटल का सोल्ट है। क्लियर एवरीवन, तो कैल्शियम सल्फेट हो गया, साथ में आपका वाटर निकल जाएगा एंड साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। क्लियर एवरीवन, दिस इज योर रिएक्शन। और इस रिएक्शन को मेरे ख्याल से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हाँ इस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। क्लियर एवरीवन, दिस इज योर सल्फरिक एसिड, दिस इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम सल्फेट है, ये वाटर है और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो ये हमारे पहले वाली पार्ट की इक्वेशन हो जाएगी। बाकी इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो इक्वेशन मैंने लिखी है वही सेम इक्वेशन आपको लिखनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसकी जगह एग्जाम में कोई और इक्वेशन भी लिख के आ सकते हो। बाकी एक काम करो, इसमें ना बहुत सिंपल चीज बताता हूं, आप है ना एसिड को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने H2SO4 की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, तो अब यहाँ पे CaSO4 की जगह यहाँ पे CaCl2 आ जाएगा। क्लियर एवरीवन, तो यहां पे भी देखो ये क्या है, ये आपका एक मेटल सोल्ट है और ये आपका एसिड है, बस बात बन गई। बाकी इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2 लगा देना, ठीक है, मैं इसके आगे 2 लगा देता हूं, बस बन गई इक्वेशन बैलेंस। क्लियर एवरीवन, तो आपकी मर्जी है, आप पेपर में ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं यही सेम इक्वेशन आप पेपर में लिख के आओगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, बस वो इक्वेशन है एक तो आपको बैलेंस करके आनी है और वो जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला गया है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट। तो यहां पे आपको एक एसिड लेना है, तो एसिड में कौन सा लूं, चलो एक काम करता हूं, मैं H2SO4 ही ले लेता हूं, ठीक है, एंड इसको रिएक्ट कराना है हमें एक मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो मेटल बाइकार्बोनेट में हम जो सबसे फेमस है वही ले लेते हैं, NaHCO3। क्लियर एवरीवन, और इसको अगर हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, एक तो आपका Na2SO4 बनेगा, साथ में आपका वाटर आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस CO2, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी जिसमें मैंने एक एसिड को मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया है, तो यहाँ पे Na2SO4 बन गया, वाटर बन गया एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। क्लियर एवरीवन, और यहां से भी हमें क्या पता चलता है, यहां से देखो ये पता चला ये तो हमारा एक एसिड है, ठीक है, एंड ये भी क्या है, एक मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये भी आपका नेचर में बेसिक होता है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला गया है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल ऑक्साइड। तो हमें एक एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है। चलो एक काम करता हूं, मैं यहां पे HCl ले लेता हूं, ठीक है, और मेटल ऑक्साइड एक काम करता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेता हूं, CaO, ठीक है, आपस में रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे एक तो CaCl2 आ जाएगा एंड साथ में आपका वाटर बाहर आ जाएगा। इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, बस हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन से भी हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारा एसिड है, ठीक है, एंड यहां पे देखो ये आपका सोल्ट है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, अगर मैं एक एसिड को किसी चीज के साथ रिएक्ट करा रहा हूं और आपका सोल्ट आ रहा है, तो वो चीज क्या है, वो आपका एक बेस है। क्लियर एवरीवन, तो हमें यहां पे क्या पता चला कि एक जो मेटल ऑक्साइड होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं नेचर में कैसा होता है, बेस होता है। क्लियर एवरीवन, और इक्वेशन बैलेंस आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। चलो
ऐसा देखो कोई जरूरी नहीं है कि जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं ये सेम इक्वेशन आपको लिख के आनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी मर्जी से पेपर में कोई भी इक्वेशन बना के लिख के आ सकते हो। क्लियर है एवरीवन? इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं यार इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। ओके, तो एक काम करते हैं, मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब ये ले ली। देखो यार मेरी थोड़ी सी ड्राइंग वैसी है तो काम चला लेना, ठीक है। तो यहां पे मेरी 2 टेस्ट ट्यूब है, ये मेरी टेस्ट ट्यूब ए है एंड एक काम करता हूं इसके ऊपर लिखता हूं, ठीक है, ताकि नीचे थोड़ा स्पेस मिल जाए। ये मेरी टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब मेरी बी है। क्लियर है एवरीवन? तो मैंने यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब ले ली और दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर इक्वल अमाउंट यानी इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के अंदर मैंने मैग्नीशियम रिबन डाल दिया, ठीक है, और दोनों के अंदर जो मैग्नीशियम है वो इक्वल है। क्लियर? आगे देखो क्या बोला गया है। एक में आपका H2SO4 डाला जाता है, यानी कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हमने क्या डाला, साथ में H2SO4 डाला, तो इसमें H2SO4 डाला। और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर मैंने H2CO3, यानी कि देखो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और ये जो H2CO3 होता है ये क्या होता है, दिस इज योर कार्बोनिक एसिड। क्लियर है एवरीवन? तो देखो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है एंड ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बोनिक एसिड है। क्लियर है एवरीवन? तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, हमने यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब ली है। पहले दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम डाल दिया। फिर ये जो मेरी पहली टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला एंड जो मेरी दूसरी टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर मैंने कार्बोनिक एसिड डाला। अभी तक इतना हुआ है। अब आपसे ना इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो एक काम करते हैं पढ़ते हैं। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई द टेस्ट ट्यूब शोइंग विग्रस रिएक्शन। देखो आपको पता है जब आप एक मेटल के अंदर एक एसिड डालोगे तो कोई ना कोई तो रिएक्शन होगा। तो यहां पे देखो मैग्नीशियम क्या है, ये भी एक मेटल है। तो मैग्नीशियम में पहले मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, फिर मैंने मैग्नीशियम में कार्बोनिक एसिड डाल दिया। तो मेटल के अंदर मैंने एक एसिड डाला है तो कोई ना कोई तो रिएक्शन होगा। तो अब आपको यह बताना है कि इन दोनों टेस्ट ट्यूब में से कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन होगा ना वो बहुत ज्यादा विग्रस होगा, यानी कि जो रिएक्शन होगा वो बहुत ज्यादा मतलब एकदम से ऐसे आग लगाने वाला होगा, यानी कि एकदम वैसे फटेगा। कौन से में होगा तो ये आपको बताना है। तो देखो यहां पे मेटल दोनों में सेम है और जो मेटल का अमाउंट है वो भी दोनों के अंदर सेम है। फर्क क्या है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर आपका कार्बोनिक एसिड है। तो देखो इन दोनों में से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये ऐसे एसिड है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपका कार्बोनिक एसिड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना वो आपका मेटल के साथ बहुत ही मतलब तेजी से रिएक्ट करता है। तो यहां पे जो टेस्ट ट्यूब ए है इसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, इस वजह से क्या हुआ, यहां पे जो रिएक्शन होगा टेस्ट ट्यूब ए के अंदर ये जो रिएक्शन होगा ये बहुत ज्यादा विग्रस होगा। क्लियर है एवरीवन? क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है। तो इसमें आपका टेस्ट ट्यूब ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला गया है, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो आपसे ये बोला गया है कि आपने ऊपर वाले में ये जो बोला है ना कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो रिएक्शन होगा वो बहुत ज्यादा विग्रस होगा, ये क्यों होगा इसका आप रीजन बताओ। तो देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो एसिड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से जो रिएक्शन होगा वो बहुत ज्यादा विग्रस होगा। क्लियर है एवरीवन? तो इसमें आप आंसर में लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा विग्रस होगा। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला गया है, नेम द गैस लिबरेटेड इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, हाउ विल यू प्रूव इट्स लिबरेशन। ओके, तो आपको ये बताना है कि इन दोनों टेस्ट ट्यूब में से कौन सी टाइप की गैस निकलेगी। तो देखो आपको मैंने बताया था ऑलरेडी, जब मैंने इस चैप्टर का आपको वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड किया था उसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब आपका एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें भी क्या होगा, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है कि जो गैस निकलेगी ना वो आप कैसे प्रूव करोगे कि यही गैस निकल रही है। अब देखो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना तो उसको टेस्ट करने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है मैं बताता हूं। जब भी कहीं पे भी हाइड्रोजन गैस निकले ना, फॉर एग्जांपल इस टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो आपको क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल किनारे के पास है ना आपको एक जलती हुई कैंडल लेके आनी है। जो कैंडल जो जल रही हो ना वो कैंडल आप इस टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल किनारे के पास ले आओ। तो क्या होगा ना, जब इसमें इस टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आपको क्या करना है ना, आपको एक जलती हुई कैंडल इस टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल किनारे के पास लेके आनी है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो जैसे ही आपके कैंडल की फ्लेम के पास जाएगी ना तो आपकी जो कैंडल की फ्लेम है वो एकदम से बुझ जाएगी और जब वो बुझेगी तो वो कौन से टाइप की साउंड निकालेगी, पॉप साउंड निकालेगी। और ये चीज मैंने खुद करके देखी हुई है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी तो मैं ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको प्रैक्टिकली
प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा, तो आप मेरे को प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो समझ में आया। तो आप कहीं भी हाइड्रोजन गैस का कैसे टेस्ट करोगे, आप एक जलती हुई कैंडल उस हाइड्रोजन गैस के पास ले जाओ, तो आपकी वो जो कैंडल है वो एकदम से बुझ जाएगी, और बुझते टाइम वो कौन से टाइप की साउंड निकालेगी, पॉप साउंड निकालेगी। और इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, पॉप साउंड टेस्ट। क्या बोलते हैं, पॉप साउंड टेस्ट। क्लियर एवरीवन। अब देखो, हाइड्रोजन गैस को पहचानने का जो टेस्ट है इसको पॉप साउंड टेस्ट बोलते हैं। और अगर आपको फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहचाननी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी भी रिएक्शन में से मान लो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो आप कैसे पहचानोगे कि भाई ये जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसके लिए आपका एक अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है, और वो एक्सपेरिमेंट आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, ताकि मेरे को भी तो पता चले कि तुम्हें कुछ आता है कि नहीं आता है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो क्या बोला गया है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ रिएक्शन। तो आपको ना इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसकी आपको केमिकल इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो देखो यहां पे पहले मैं टेस्ट ट्यूब ए की इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आपका एक तो मैग्नीशियम है, और हमने कौन सा एसिड डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, ठीक है। तो यहां पे कौन सी गैस निकलेगी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एंड साथ में आपका क्या बनेगा, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। क्लियर है एवरीवन। और इक्वेशन तो आपकी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया। तो ये आपके टेस्ट ट्यूब ए की रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको टेस्ट ट्यूब बी की रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। तो देखो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपका मैग्नीशियम है, एंड आपका कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, H2CO3। तो यहां पे आपका क्या बनेगा, एक तो MgCO3 बनेगा, एंड साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये आपके टेस्ट ट्यूब बी की रिएक्शन है। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट पे चलते हैं। विच वन विल हैव लोअर पीएच वैल्यू, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पीएच वैल्यू हमेशा उसकी कम होती है जो आपका बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अब मेरे को ये बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कार्बोनिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका वीक एसिड है, ठीक है। और ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इसका पीएच कम होता है, वीक एसिड का पीएच ज्यादा होता है। जो चीज जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसका पीएच उतना ही कम होता है। क्लियर है एवरीवन। तो यहां पे कम पीएच वैल्यू किसकी होगी, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा कि आपका H2SO4 जो है ना, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब ए है, इसका जो पीएच है वो आपका कम होगा, क्योंकि H2SO4 जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में देखो क्या बोला गया है, आपको बताना है कि किसके अंदर H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है, यानी कि H पॉजिटिव आयन की जो अमाउंट है वो किसके अंदर कम होगी। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पीएच वैल्यू और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये आपस में क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, H पॉजिटिव आयन उतने ही कम होंगे। तो यहां पे आपको कम H पॉजिटिव आयन वाली चीज पूछी गई है, यानी कि जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा उसके पास H पॉजिटिव आयन कम होंगे, राइट। तो यहां पे पीएच वैल्यू किसका ज्यादा है, पीएच वैल्यू हमेशा उसका ज्यादा होता है जो आपका वीक एसिड होता है। तो यहां पे जो आपका कार्बोनिक एसिड है ये आपका वीक एसिड है, इसी वजह से इसका जो पीएच वैल्यू है वो आपका ज्यादा होगा, और पीएच वैल्यू ज्यादा होगा तो H पॉजिटिव आयन वो आपके कम होंगे। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में 5 नंबर का आएगा, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये वही बच्चा कर सकता है जिसका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। और अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता, अगर आपके कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर नहीं है, तो आप पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और अगर आप अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना, तो मैं ऑलरेडी इस चैप्टर का जो वन शॉट लेक्चर वो अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार आप इस चैप्टर के वन शॉट लेक्चर को जरूर देखना, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको जो चैप्टर समझाया ना, वो बहुत ही मतलब डीप कंसेप्ट के साथ समझाया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जाके एक बार है ना मेरा वो वन शॉट लेक्चर जरूर देख लेना, चाहे आपको ये चैप्टर आता हो या ना आता हो, फिर भी देख लेना। देखो अगर आपको आता है ना तो भी मैं आपको बोलूंगा देख लेना, उससे क्या होगा, आपकी ना एक बार रिवीजन हो जाएगी। तो उस वन शॉट लेक्चर का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस वीडियो के बाद आप मेरा वो वन शॉट लेक्चर जरूर देख लेना। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहां पे ना आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी है, तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको ना उसका रीजन बताना है कि ये जो चीज होती है ये किस रीजन की वजह से होती है। तो एक काम करते हैं, इसका ना पहला पार्ट पढ़ते हैं। पहले पार्ट में देखो क्या बोला गया है, टैप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। देखो यार बहुत सारे बच्चों को ना ये डिस्टिल्ड वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इस डिस्टिल्ड वर्ड का सिंपल मीनिंग बताता हूं, इसका मतलब होता है प्योर,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपके जो मतलब हम जो घर में मतलब नॉर्मल पानी पीते हैं उसको हम टैप वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि हम अपने घर में जो नॉर्मल पानी पीते हैं उस पानी में से तो आपकी जो बिजली है ना वो पास हो जाती है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लो आरओ वाला पानी ले लिया, यानी कि जो कंप्लीटली प्योर है, ऐसा क्यों होता है कि भाई प्योर पानी में से तो बिजली पास नहीं हो रही और हमारे जो बाहर से पानी आता है ना, यानी कि हम मतलब नॉर्मल जो मटके वाला पानी होता है उसमें से बिजली पास हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखो इसका एक रीजन है कि हमारा जो प्योर पानी होता है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, H2O होता है, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी चीज में से बिजली तभी पास होगी जब उसके अंदर क्या होंगे, आयंस होंगे, ठीक है। तो प्योर वाटर के अंदर कोई भी आयन नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, H2O है, ठीक है। तो उसके अंदर कोई भी आयन नहीं है, तो प्योर वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर आयन नहीं होते। क्लियर एवरीवन? एंड वहीं पे जो आपका नॉर्मल पानी होता है, टैप वाटर बेसिकली कहां से आता है, आपका जमीन के अंदर से आता है, ठीक है, ग्राउंड में से आता है, ठीक है। तो ग्राउंड में मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी में से जब पानी निकलता है ना तो उसके अंदर जो मिट्टी के मिनरल है ना वो भी आपके उस पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, जैसे आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो इस टाइप के जो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल है ना वो आपके पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो पानी है ना ये सिर्फ H2O नहीं बचता, ये जो टैप वाटर होता है ये आपका H2O प्लस NaCl है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, और भी बहुत अलग अलग तरह के एटसेट्रा, अलग अलग तरह के बहुत सारे मिनरल उसके अंदर होते हैं। और ये जो मिनरल है ना ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, ये आपके आयंस का काम करते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी चीज के अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है तो उसके अंदर क्या होने चाहिए, आपके आयन होना चाहिए। तो प्योर वाटर के अंदर कोई भी आयन नहीं होता है, और जो टैप वाटर होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह के आयन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो आयन है ये आपके उस पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने में हेल्प करते हैं। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो इसी के सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला गया है, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड वेयर एज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज। देखो यहां पे ना आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बस वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है। यहां पे एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये आपके गैस की फॉर्म में है, एंड वहीं पे एक दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका डाइल्यूट फॉर्म में है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, जब ये आपका गैस की फॉर्म में होता है तो ये आपके ब्लू लिटमस को रेड में चेंज नहीं करता। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका जो लिटमस है ना वो आपका एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, वो आपका ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। तो बच्चे बच्चे को पता है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक है ये आपका क्या होता है, ये आपका एक एसिड है, लेकिन अगर इस एसिड को हम गैस की फॉर्म में लेते हैं ना तो ये आपके ब्लू लिटमस को रेड में चेंज नहीं करता। इस केस में आपका जो ब्लू लिटमस है वो आपका ब्लू ही रहता है, लेकिन जब मैं हाइड्रोक्लोरिक को डाइल्यूट फॉर्म में लेता हूं तब आपका क्या होता है, तब आपका जो ब्लू लिटमस है वो आपका रेड के अंदर चेंज हो जाता है। देखो है तो दोनों ही हाइड्रोक्लोरिक, बस यहां पे आपका ये गैस की फॉर्म में, यहां पे ये डाइल्यूट फॉर्म में। तो ऐसा क्यों होता है कि गैस की फॉर्म में ये लिटमस को चेंज नहीं कर पाता एंड डाइल्यूट फॉर्म में ये लिटमस को चेंज कर देता है? देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इस चैप्टर के वन शॉट लेक्चर के अंदर कि आपका जो लिटमस है ना वो आपका कलर कब चेंज करता है, ड्यू टू हाइड्रोनियम आयन, राइट। अब कोई भी चीज जब गैस की फॉर्म में होती है ना तो वो आपके हाइड्रोनियम आयन में डिसोशिएट नहीं होती, लेकिन जब आप इस HCl को डाइल्यूट करते हो, लेकिन डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि आप इस HCl को क्या दे रहे हो, पानी दे रहे हो, ठीक है। आप इस HCl के अंदर वाटर डाल रहे हो, और जब भी आप किसी एसिड के अंदर वाटर डालते हो ना तो वो जो वाटर है ये क्या करता है, ये वाटर आपके इस एसिड को डिसोशिएट कर देता है, किसके अंदर, H पॉजिटिव आयन के अंदर। और ये जो H पॉजिटिव आयन है ये आपके लिटमस को ब्लू से रेड के अंदर चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर आप HCl को गैस की फॉर्म में लोगे ना तो ये आपका जो गैस है ये आपका H पॉजिटिव आयन में डिसोशिएट ही नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आपका वाटर तो है ही नहीं, आपका इस HCl को वाटर तो मिला ही नहीं। जब तक वाटर नहीं मिलेगा तब तक इस एसिड के जो H पॉजिटिव आयन है ना वो डिसोशिएट नहीं होंगे, और जब तक लिटमस पेपर को H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेंगे ना तब तक आपका जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड में चेंज नहीं होगा। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? तो ये HCl जो डाइल्यूट फॉर्म में है ये आपका लिटमस पेपर को क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने वाटर मिलाया है। क्योंकि किसी भी चीज को डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर हम वाटर मिलाते हैं। तो जब आप उस HCl के अंदर पानी मिलाओगे तो ये जो पानी है ये इस HCl को H पॉजिटिव आयन के अंदर डिसोशिएट कर देगा, और वो जो H पॉजिटिव आयन है वो आपके लिटमस पेपर को ब्लू से रेड के अंदर चेंज कर देंगे। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं।
चलो अभी इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला गया है। ड्यूरिंग समर सीजन ए मिल्कमैन यूजुअली एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। तो देखो आपको पता होगा कि गर्मियों में ना जो हमारा दूध है ना वो बहुत ज्यादा इजीली फट जाता है, यानी कि जो दूध है वो बहुत ज्यादा इजीली खट्टा हो जाता है। इसीलिए जो दूध वाले लोग होते हैं ना, यानी कि जो लोग दूध बेचते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने फ्रेश मिल्क के अंदर है ना थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स कर देते हैं। और ये आपको बताना है कि वो बेकिंग सोडा आखिर क्यों मिक्स करते हैं। देखो एक तो यहां पे समर सीजन लिखा हुआ है, यानी कि गर्मियों का टाइम है। तो गर्मियों के टाइम में क्या होता है ना कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है ना उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो दूध है ना वो इजीली फट जाता है, वो इजीली खट्टा हो जाता है। तो वो दूध आपका खट्टा ना हो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो अपने दूध के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बेकिंग सोडा ही क्यों मिलाते हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो बेकिंग सोडा है ये आपका एक बेस होता है, और ये जो बेकिंग सोडा होता है ये आपका बेस होता है, इसीलिए इसको ना अलग अलग चीजों में भी यूज किया जाता है, जैसे आपका एंटासिड हो गया। तो ये बेकिंग सोडा एक बेस होता है, इसीलिए आप इसको अगर दूध में मिलाओगे ना, देखो जो दूध का पीएच होता है ना वो आपका थोड़ा सा एसिडिक होता है। जो आपका फ्रेश मिल्क होता है वो आपका 100% न्यूट्रल नहीं होता, वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। और दूध का जो पीएच होता है ना वो कितना होता है, 6.5 होता है, मतलब वो बहुत ही थोड़ा सा ना एसिडिक होता है। और दूध अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो गर्मियों की वजह से क्या होता है ना कि वो जो दूध है वो जल्दी फट जाता है, वो उसके फटने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो लोग दूध बेचते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने दूध के अंदर ना थोड़ा सा बेस मिक्स कर देते हैं। और ये बेस मिक्स करने से क्या होता है कि इस दूध का जो पीएच है ना वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, 7 के पास चला जाता है, यानी कि जो दूध है वो न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर दूध न्यूट्रल होगा ना तो वो इजीली फटेगा नहीं। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो बेकिंग सोडा मिलाने से क्या होता है कि जो आपका फ्रेश मिल्क है उसका जो पीएच है वो 6.5 से थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से आपका जो दूध है वो इजीली फटता नहीं है। वो जो दूध है वो थोड़े से लंबे टाइम तक मतलब चल सकता है। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं यार इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए कंपाउंड पी फॉर्म्स द एनिमल ऑफ द टीथ। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे जो दांत है ना वो किससे बने होते हैं, आपको पता है एनिमल से बने होते हैं। और ये जो एनिमल है ना ये किससे बना हुआ है, ये कंपाउंड से बना हुआ है जिसका नाम क्या दे रखा है, यहाँ पे पी दे रखा है। ठीक है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। ये आपको पता है कि हमारे जो दांत है ना ये हमारी पूरी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी में जो हमारी हड्डियां हैं यानी कि हमारी जो बोन्स है वो हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट ऐसा नहीं है। हमारी पूरी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है, हमारे दांत होते हैं। क्लियर है एवरीवन। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये भी आपको पता है कि हमारे जो दांत है वो हमारे पानी के अंदर मिक्स नहीं होते, क्योंकि अगर हमारे दांत हमारे पानी के अंदर मिक्स होंगे तो अगर मैं मान लो ये पानी पी रहा हूं तो मेरे जो दांत है तो इस पानी में मिक्स हो जाएंगे, राइट। बट ऐसा नहीं होता, हमारे जो दांत है ना ये हमारे पानी के अंदर मिक्स नहीं होते। क्लियर, बट गेट्स कोरोडेड व्हेन द पीएच इज लोअर्ड बिलो 5.5। तो यहां पे बोला गया है कि हमारे जो दांत है ना वो पानी के अंदर तो मिक्स नहीं होते, लेकिन अगर हमारे मुंह का जो पीएच है वो अगर कम हो जाए, और कितना कम हो जाए, 5.5 तक चला जाए, तो क्या होगा, हमारे जो दांत है ना वो कोरोड होने लग जाएंगे। और अगर मान लो पीएच और भी कम हो जाए, फॉर एग्जांपल 2 तक चला गया, 3 तक चला जाए, तो क्या होगा, हमारा जो मुंह है ना बहुत ज्यादा जल जाएगा। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जब भी पीएच आपका कम होता है ना तो क्या होता है, वो चीज आपकी उतनी ही एसिडिक होती है। ठीक है, तो हमारा जो मुंह है ना वो मतलब एक लिमिट तक एसिडिक चीजों को झेल सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए तो हमारा जो मुंह है वो बहुत ज्यादा जल जाएगा। क्लियर है एवरीवन। तो यहां पे आपको इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई हैं, तो एक काम करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड पी। आपको ना इस कंपाउंड पी का नाम बताना है जिससे आपका ये एनिमल बना होता है। तो बहुत ईजी सा आंसर है इसका। ये हमारा जो एनिमल है ना ये किससे बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बना होता है गाइस, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। इसीलिए हमें ना आपने देखा भी होगा बचपन में या छोटी क्लासेस में आपको बताया गया होगा कि अगर हमें अपने दांत स्ट्रॉन्ग करने तो हमें क्या खाना होता है, हमें कैल्शियम वाली चीजें खानी होती है। क्योंकि हमारे जो दांत है ये एनिमल से बने हैं, और ये जो एनिमल ये किससे बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कैल्शियम है। तो एक तरीके से अगर हम ऐसी चीजें खाएंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम है तो हमारे जो दांत है वो अपने आप क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है चलो अगले पार्ट को पढ़ते हैं। अगले पार्ट में देखो क्या बोला गया है, हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट एंड स्वीट्स। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि हमारे जो दांत है ना वो ज्यादा चॉकलेट खाने से या ज्यादा मिठाइयां खाने से हमारे जो दांत है वो खराब क्यों हो जाते हैं। तो देखो यार, पता नहीं यार आपने ये चीज नोटिस की है कि नहीं किया, पर मैंने नोटिस किया। और अगर आपने नोटिस किया ना तो मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मेरे को भी तो पता चले तुम मतलब अपनी रियल लाइफ में कुछ चीजें नोटिस करते हो कि नहीं करते हो। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे ने नोटिस की होगी, जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं ना तो क्या होता है, जब तक हम वो मीठी चीज खा रहे हैं ना तब तक तो हमारे मुंह के अंदर जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, फॉर एग्जांपल 5 मिनट या 10 मिनट के बाद क्या होगा कि आपके मुंह का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। तो कोई भी चीज जब खट्टी होती है उसका मतलब क्या हो रहा है कि वो चीज आपकी क्या हो रही है, एसिडिक हो रही है। ठीक है, और कोई भी चीज एसिडिक होती है तो क्या होता है, हमारे मुंह का जो पीएच है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्लियर है एवरीवन। तो आपके मुंह का अगर पीएच कम होगा यानी कि आपके मुंह के अंदर क्या है,
एसिड जा चुका, मैं इसको इरेज करता हूं, अच्छे से समझाता हूं। देखो अब आपके मुंह के अंदर क्या जा चुका है, एसिड जा चुका है। क्यों? क्योंकि आपने कोई चीज मीठी खा ली है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी शुगर वाली चीजें होती है ना उसके अंदर एसिड होता है। जब आप वो चीज खा रहे हो ना तब तो मीठापन इतना ज्यादा होता है कि वो एसिड आपको मतलब महसूस नहीं होता, लेकिन जब वो मीठा वाला टेस्ट थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा तो वो जो एसिड वाला टेस्ट है ना वो आपको फील होने लग जाता है। तो कोई भी चीज जब आप मीठी चीज खाते हो ना तो उसके बाद क्या होता है कि आपके मुंह के अंदर है ना थोड़ा सा एसिड रह जाता है। और आपका ये जो दांत है किससे बना हुआ है, ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। और ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है ना ये क्या है, ये आपका एक बेस है। क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो अब आपने कोई मीठी चीज खा ली, उसके थोड़ी देर बाद आपको फील हुआ कि यार आपके मुंह के अंदर एसिड आ चुका है, तो आपके मुंह का जो पीएच है वो थोड़ा सा कम हो गया है। अब ये जो आपके दांत है ये आपके बेस है, ठीक है। तो अब ये जो एसिड है ये आपके दांतों के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपके मुंह के अंदर एसिड है, आपके दांत जो है वो बेस है, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे। और आपको पता है एक एसिड और एक बेस आपस में जब मिलते हैं तो क्या होता है, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और आपका क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। क्लियर है एवरीवन? जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो दांत है ना वो थोड़े से घिसने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दांत है यानी कि ये जो बेस है ये आपका सोल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा आप एसिड खाओगे उसके बाद क्या होगा कि आपके जो दांत है ना वो उतने ही कमजोर होते जाएंगे, वो इतने ही घिसेंगे। तो जितना ज्यादा मीठी चीज आप खाओगे ना उतना ही ज्यादा आपके मुंह के अंदर एसिड बनेगा और उतना ही ज्यादा वो एसिड आपके दांतों के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ना हमें बचपन में बोला जाता है कि ना तो हमें ज्यादा चॉकलेट खानी चाहिए ना ज्यादा मीठी चीज खानी चाहिए, क्योंकि मीठी चीज खाने से ना एक तो डायबिटीज होती है, राइट, आपको पता होगा, और दूसरा हमारे जो दांत है वो खराब होते हैं। क्लियर एवरीवन? इसलिए ना हमें बचपन में बोला जाता है कि हमें ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, क्योंकि चॉकलेट के अंदर तो ये जो एसिड है ना और ज्यादा होता है। और चॉकलेट खाना हमें पसंद होता है क्योंकि चॉकलेट से क्या होता है ना हमें एडिक्शन हो जाता है मीठा खाने का, और वो हम चॉकलेट खाते जाते हैं। जब हम खा रहे हैं ना तब तो हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम बच्चे होते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना तब तक हमारे जो दांत है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके जो दांत है ना वो अंदर से मतलब खोखले हो जाएंगे। समझ रहे हो? उसी को क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को ना ये कैविटी वर्ड डराता है, इसका मीनिंग बच्चों को समझ नहीं आता। मैं बताता हूं कैविटी का मतलब क्या होता है, खोखलापन। तो आप नोटिस करना जब हमारे दांतों में बोला जाता है ना कि हमारे दांतों में कीड़ा लग गया है, तो वो बेसिकली क्या है कि हमारे जो दांत है ना वो बहुत ज्यादा अंदर से खोखले हो गए हैं, जिसकी वजह से उस दांत के अंदर बहुत ज्यादा ना मतलब वेस्ट मटेरियल आपका अंदर घुस गया है। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए आपके जो दांत है वो बहुत ज्यादा काले काले होने लग जाते हैं। हमने देखा होगा जब दांतों में कीड़ा लग जाता है तो कैसा होता है, राइट। और कई बार ये जो कीड़ा है ना ये हमारी जाड़ में भी लग जाता है। वो क्यों लगता है, वो इस रिएक्शन की वजह से लगता है। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? इसीलिए मैंने बचपन में बोला जाता है कि हमें ज्यादा मीठी वाली चीज नहीं खानी चाहिए। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन में आगे एक और चीज बोली गई है, व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट द टूथ डिके। देखो अब आपको पता है कि हमने फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा मीठी चीज खा ली, अब हम उसे कैसे बचे। देखो जब भी आप कोई मीठी चीज खाते हो ना तो क्या होता है, आपके मुंह के अंदर एसिड भर के चला गया है, मतलब बहुत ज्यादा एसिड आपके मुंह के अंदर चला गया है। तो आपको क्या करना है, आपको इस एसिड को खत्म करना है इससे पहले कि ये आपके दांतों के साथ रिएक्ट करे। तो जब भी आप कोई मीठी चीज एकदम खा लेते हो ना तो आपको क्या करना है, तुरंत आपको उसके बाद क्या करना है, आपको टूथ ब्रश करना है। तुम मेरे को यार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो, तुम कोलगेट यूज करते हो, सेंसोडाइन यूज करते हो, पेप्सोडेंट यूज करते हो, जो भी तुम यूज करते हो ना जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जब हम टूथब्रश करते हैं ना तो क्या कर रहे हैं, हम अपने मुंह के अंदर है ना बेस डाल रहे हैं। तुम एक काम करना, जिस भी कंपनी का तुम टूथपेस्ट यूज करते हो ना एक बार उसके ना बैक साइड में देखना कि उस टूथपेस्ट को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, तो आपको पता चलेगा हर टूथपेस्ट को बनाने में ना क्या यूज होता है, बेस यूज होता है। तो जब हम ब्रश करते हैं ना तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मुंह के अंदर बेस डाल रहे हैं। तो मीठा खाने की वजह से जो हमारे मुंह के अंदर एसिड चला गया ना तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। तो ब्रश करने से हमारे मुंह के अंदर बेस चला जाता है। तो ये जो मिठाई वाला एसिड है और ये जो कोलगेट वाला बेस है ये आपस में क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। देखो मैं यहां पे बताता हूं, ठीक है। ये रिएक्शन आपको समझ में आया कि हम मीठा खाने की वजह से हमारे मुंह में जो एसिड जाता है वो हमारे दांत वाले बेस के साथ रिएक्ट करके नमक बना देता है। क्लियर एवरीवन? जिसकी वजह से हमारे जो दांत है वो कमजोर हो जाते हैं। ये रिएक्शन आपको समझ में आया? अब देखो हमने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया तो हमारे मुंह के अंदर बहुत ज्यादा एसिड चला जाएगा। तुरंत हमें क्या करना है, तुरंत हमें ना टूथपेस्ट करना है यानी कि ब्रश करना है। तो ब्रश करने से हमने अपने मुंह के अंदर बेस डाल दिया। तो अब ये जो टूथपेस्ट वाला बेस है ये आपके मिठाई वाले एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है,
न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो दांत वाला बेस है ना ये हमारा बच जाता है। क्लियर है एवरीवन? तो अगर आप कभी भी ज्यादा चॉकलेट खा लो या ज्यादा मिठाई खा लो ना, तो आपको क्या करना है, आपको ब्रश करना है, जिसकी वजह से आपके जो दांत है वो बच जाएंगे। और इसीलिए बोला जाता है कि हमें ना एक दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, उससे क्या होगा कि हमारे जो दांत है ना वो बचे रहेंगे। और तुम यार मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम है ना एक दिन में कितनी बार ब्रश करते हो। और यार मैं अगर आपको अपना बताऊं तो यार मैं तो दिन में 1 ही बार ब्रश करता हूं, सच बताऊं तो। हालांकि करना 2 बार चाहिए, पर मैं सुबह सुबह करता हूं, मैं शाम वाला नहीं कर पाता। तुम भी यार मेरे को ना बिल्कुल सच बताना कि तुम है ना एक दिन में कितनी बार ब्रश करते हो। क्लियर है एवरीवन? होप करता हूं यार आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप ज्यादा मिठाई खा लेते हो, ज्यादा मीठी चीजें खा लेते हो, उससे क्या होगा कि आपके मुंह के अंदर एसिड चला जाता है, जिसकी वजह से आपके मुंह का जो पीएच है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और वो जो पीएच कम होने की वजह से क्या होता है कि आपके दांतों के साथ है ना वो एसिड रिएक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके जो दांत है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। और आपके दांत कमजोर ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने से क्या होता है कि हम अपने मुंह को क्या दे रहे हैं, बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर जो मिठाई खाने की वजह से एसिड है ना वो उस बेस की वजह से क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे जो दांत है वो बच जाते हैं। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं यार इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे ना आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है। तो देखो मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि जिसका पीएच कम होता है वो चीज उतनी ही ज्यादा एसिडिक होती है। तो यहाँ पे आपका सबसे कम पीएच किसका है, HCl का है, जिसका पीएच 1 दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि HCl का जो पीएच है वो आपका 1 है। तो जितना आपका पीएच कम होगा ना उतनी ही वो चीज एसिडिक होगी। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सोल्ट। ये क्वेश्चन थोड़े से बच्चों को मुश्किल लग सकता है, तो यहां पे आपको ना इनमें से बताना है कि कौन सा सोल्ट आपका न्यूट्रल है। तो देखो कोई भी सोल्ट आपका न्यूट्रल सोल्ट कब बोला जाता है, जब वो सोल्ट आपका या तो 2 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हो। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी इस चैप्टर के वन शॉट लेक्चर में बता चुका हूं। जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हो ना, तो इन दोनों को मिलाने से जो आपका नमक बनेगा ये आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, या फिर आप एक और चीज कर सकते हो, आप वीक एसिड ले लो, ठीक है, एंड वीक बेस ले लो। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से भी क्या होगा, आपका जो नमक बनेगा ये आपका न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, तो कोई भी सोल्ट आपका न्यूट्रल सोल्ट कब बोला जाता है, या तो आप दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग ले लो या फिर आप दोनों चीजें वीक ले लो। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया एंड वीक बेस ले लिया, अब इन दोनों को मिलाने से आपका जो नमक बनेगा ना वो आपका एसिडिक बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो एसिड लिया है वो आपका स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया एंड वीक एसिड ले लिया, अब इन दोनों को मिलाने से जो नमक बनेगा वो आपका बेसिक बनेगा, क्योंकि आपने जो बेस लिया है वो स्ट्रॉन्ग लिया है। क्लियर है एवरीवन? तो न्यूट्रल सोल्ट अगर आपको बनाना है तो आपको या तो दोनों स्ट्रॉन्ग लेने पड़ेंगे या आपको दोनों वीक लेने पड़ेंगे। क्लियर है एवरीवन? तो अब आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा नमक आपका न्यूट्रल है। क्लियर है एवरीवन? तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। आपको समझ तो आ गया ना कि न्यूट्रल सोल्ट होता क्या है। ठीक है, अब देखो यहां पे जो करेक्ट आंसर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लग सकता है। एक्चुअली मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि किसी भी नमक को है ना न्यूट्रल है या नहीं है वो कैसे पहचाना जाता है, मैं बताता हूं। ये क्या है, ये आपका सोडियम एसीटेट है। अब देखो किसी भी चीज को अगर आपको पहचानना है ना कि वो आपका न्यूट्रल सोल्ट है या नहीं है, तो आप सिंपल एक काम करो, उसको ना वाटर के साथ रिएक्ट करा दो। ठीक है, अगर आप उसके अंदर पानी डालोगे तो क्या होगा, आपका ना यहां पे देखो ये CH3COO ये आपका इस H के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, यहाँ पे CH3COOH, दिस इज योर इथेनोइक एसिड, ये आपको पता है। ठीक है, साथ में ये आपका जो OH है ये आपका इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आपकी 2 चीज बन गई, ये आपका इथेनोइक एसिड है और ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और ये दोनों के दोनों ना क्या है, दोनों के दोनों वीक है। देखो ये इथेनोइक एसिड आपको पता है ये आपका एक वीक एसिड होता है। ठीक है, और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, ये आपका वीक बेस है। ठीक है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जब भी कोई न्यूट्रल सोल्ट बनेगा ना, तो आप जो एसिड और बेस लोगे ना, या तो दोनों वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए या वो दोनों वीक होने चाहिए। तो यहां पे देखो दोनों के दोनों वीक है, तो इन दोनों को मिलाने से जो आपका नमक बनेगा ना वो आपका क्या बनेगा, वो आपका न्यूट्रल बनेगा। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सोइल बाय एडिंग। देखो आपको पता है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसके अंदर एक बेस डालना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो किसी के पेट के अंदर एसिडिटी हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक माइल्ड बेस देते हैं, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस करता है। तो अगर यहाँ पे फार्मर को एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए
बेस डालना पड़ेगा। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से पहचानना है कि कौन सा आपका बेस है। और देखो यहाँ पे ना कोस्टिक सोडा भी है। कोस्टिक सोडा हम यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कोस्टिक सोडा क्या होता है आपका ना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और देखो यहाँ पे जो फार्मर है ना वो किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, वो मिट्टी को न्यूट्रलाइज कर रहा है। और देखो जो मिट्टी होती है ना वो बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, ठीक है। देखो कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है ना तब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आप बेस यूज करोगे वो स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे। यहां पे जो मिट्टी है ना वो थोड़ी सी एसिडिक है, ठीक है। तो हम जो बेस यूज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं करेंगे, वो हम वीक बेस यूज करेंगे। तो यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपका जो स्लेक्ट लाइम होता है यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना ये आपका एक बेस है। क्योंकि आपको पता है मेटल ऑक्साइड है ना, कैल्शियम क्या है, मेटल है, और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, आपका बेस होता है। और ये जो बेस है ना ये आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये आपका एक वीक बेस है। तो यहां पे जो फार्मर है वो क्या करेगा, वो अपनी मिट्टी के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाल देगा, जिससे क्या होगा, उसकी जो मिट्टी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, तो आपको पता है एक एक्वस सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज कर रहा है। तो कोई भी ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज करता है ना, वो सॉल्यूशन क्या होता है, वो आपका बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक। क्यों? क्योंकि कोई बेसिक चीज ही क्या कर सकती है, वो एक लिटमस को रेड से ब्लू के अंदर चेंज कर सकती है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया है, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। आपको बताना है कि मैं इस सॉल्यूशन के अंदर इनमें से कौन सी चीज डालूं जिससे क्या होगा कि ये आपका जो लिटमस पेपर चेंज हुआ है ना ये वापस रिवर्स हो जाए, यानी कि ब्लू से रेड के अंदर चला जाए। तो ऐसी क्या चीज डालूं? देखो ये जो सॉल्यूशन आपने लिया है ये आपने एक बेस लिया है, ठीक है। तो बेस तो आपका रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज करेगा ही करेगा, और आपको भी क्या करना है, ब्लू लिटमस को रेड के अंदर चेंज करना है। तो ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कौन सी चीज चेंज करती है, एसिड चेंज करती है। तो आपको क्या करना है, आपको इस बेस को एसिड के अंदर चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड के अंदर चेंज होगा। क्लियर एवरीवन? तो आपको इन ऑप्शन में से जो चीज सिलेक्ट करनी है ना वो आपकी एसिड होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहां पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, यही एक ऐसा एसिड है जो कि इस बेसिक सॉल्यूशन को एसिड के अंदर चेंज कर सकता है। क्योंकि देखो बेस को अगर आपने एसिड में चेंज करना है ना तो आपको जो एसिड यूज करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर आपने एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया ना तो क्या होगा, आपका जो ये बेसिक सॉल्यूशन है ये आपका एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा, जिससे आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है वो वापस रेड के अंदर चेंज हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है, व्हेन ए बेस रिएक्ट्स विद ए मेटल। ओके, आपको पता है जब एक बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, वैसे जनरली आपका जो बेस है ना वो मेटल के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर मान लो आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो वो आपका मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इट फॉर्म्स ए सोल्ट। आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपका मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, एक तो सोल्ट देगा एंड साथ में आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आपको पता है। बट बाय व्हाट मेथड कैन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बी डिटेक्टेड? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको किसी भी हाइड्रोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना ना, आपको पहचानना है कि भाई ये जो गैस है ये कौन सी गैस है, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन गैस को पहचानने का सबसे सिंपल टेस्ट मैंने आपको बताया था, पॉप साउंड टेस्ट, ठीक है। और पॉप साउंड टेस्ट में क्या करना होता है कि वो जो टेस्ट ट्यूब है ना उसके मतलब किनारे के पास आप क्या करो, एक जलती हुई कैंडल ले जाओ और आपकी जो जलती हुई कैंडल है ना वो बुझ जाएगी, और जब वो बुझेगी ना तो वो कौन से टाइप की साउंड निकालेगी, वो पॉप साउंड निकालेगी, ठीक है। और अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली देखना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये जो पॉप साउंड वाला टेस्ट है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली इस चैनल पे करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो यहां पे आपको कौन सा चीज यूज करनी है, बर्निंग कैंडल यूज करनी है। बर्निंग कैंडल अगर आप उस हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाओगे तो आपकी जो कैंडल वो बुझ जाएगी एज पॉप साउंड। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट्स डैश इन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, जैसे आपको मैंने बताया था ना H पॉजिटिव आयन वाला, उसी तरीके से यहाँ पे ना OH नेगेटिव आयन का पूछा हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यार मेरे को ना अंदर से ऐसा मतलब मजा नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क वाला क्वेश्चन देने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको होमवर्क के लिए, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन सोचने दो। हाँ चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी बच्चों को कमेंट में बताना ही बताना है। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए। आप सभी बच्चों को पता क्या करना है, आप सभी बच्चों को ना पोटाश एलम का
जो केमिकल फॉर्मूला है ना वो आप सभी बच्चों को मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताना है, और जिस बच्चे का आंसर करेक्ट होगा ना उस बच्चे का जो कमेंट है वो मैं पिन कर दूंगा। क्लियर है एवरीवन? तो आज के लिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन एज ए होमवर्क दिए हैं। एक क्वेश्चन तो आपका ये है और दूसरा आपको पोटाश एलम का केमिकल फॉर्मूला मेरे को कमेंट करके बताना है। क्लियर है एवरीवन? तो आज के लिए इतना ही यार। होप करता हूं यार सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और हाँ, साथ में ना आप मेरे को ये भी कमेंट करके बताना कि ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। चाहे आपको एक क्वेश्चन आता था, चाहे आपको सारे क्वेश्चन आते थे, जितने भी क्वेश्चन आपको आते थे ना सारे के सारे आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। और देखो आपको ना पूरा ईमानदारी के साथ बताना है, ठीक है? आप ऐसे मत करना कि आपको आते तो 10 थे, आपने मान लो कमेंट में बता दिया कि भैया मेरे को 15 आते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखो यार मेरे से तो क्या ही झूठ बोलना है, मैं आपको जानता थोड़ी ना हूं, तो कम से कम यार कमेंट्स में तो सच बोलना, ठीक है? आपको मतलब जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना यार एक्सेप्ट करो, ठीक है? अगर आपको नहीं आता तो एक्सेप्ट करो कि भाई नहीं आता, अगर आपको आता है तो एक्सेप्ट करो कि भाई मेरे को आता है, ठीक है? आपको डरना नहीं है यार। देखो झूठ बोल के क्या ही मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको इनमें से जितने भी क्वेश्चन आते थे ना पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट्स में बताना कि भैया मेरे को 10 क्वेश्चन आते थे, 12 आते थे, 15 आते थे, जितने भी आते थे प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और देखो यार बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, लिटरली मतलब आप मतलब फील नहीं कर पा रहे होंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, रात के 2:45 हो रखे हैं, कैन यू इमेजिन? और मैं पता नहीं कितने घंटे से बोले जा रहा हूं, मेरे गले की बैंड बज गई है, ठीक है? बहुत मेहनत लगी यार इस वीडियो को बनाने में। तो कम से कम एटलीस्ट इतनी रिस्पेक्ट कर लेना कि इस वीडियो को लाइक कर देना। देखो पहले तो क्वेश्चन ढूंढना, ठीक है? फिर उसके बाद पीपीटी बनाना। तुम्हें क्या लग रहा है ये जो स्टिकर मैंने लगाया ऐसे अपने आप लग जाता है? नहीं, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। पहले तो देखो मैंने क्वेश्चन ढूंढे इतनी सारी किताबों में से, उसके बाद पीपीटी बनाई है, उसके बाद ये लाइटें वाइटें कैमरा वैमरा लगा के रात को बैठ के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और अब बैठ के मैं इस वीडियो को एडिट करूंगा। उसके बाद मैं फिर ये एसयू वैसयू करके फिर मेरे को वीडियो अपलोड करनी है। तो एक वीडियो को बनाने में ना लिटरली बहुत दिनों की मेहनत होती है। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना ताकि यार इस वीडियो से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। और हाँ, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे वैसे तो काफी चैप्टर के जो पिछले 10 साल वाले जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, ठीक है? उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एसिड बेस एंड सोल्ट वाले चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बताए हैं। बाकी मैं काफी चैप्टर के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उन सबको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और हाँ, साथ में मेरे को ना ये भी कमेंट करके बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए। जिस चैप्टर की सबसे ज्यादा डिमांड आएगी ना मैं आपको सबसे पहले उस चैप्टर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और बहुत सारे चैप्टर के ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं जिनको आप मेरे चैनल से देख सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो चलो यार बहुत हो गया, मेरा गला बैठ गया है, ठीक है? बैंड बज गई मेरे गले की। तो चलो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी बेसिक चीजें होती है प्लीज कर देना यार, बहुत मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी। तो प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट कर देना मेरे को, ठीक है? तो चलो गाइज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।